जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, आइरिस फाइनली रिचर्ड से मिलती है, जहाँ पर आइरिस के पैरों की परेशानी को देखकर रिचर्ड मदद करने के लिए ऑफर करता है। इसके बाद रिचर्ड आइरिस को दूसरे कमरे में ले जाकर अपने मैजिक को यूज करते हुए कहता है, मैंने इसे और भी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है, अभी तुम्हें इसे पहनने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्या मैं तुम्हें इसमें मदद करूँ? तुम एक लेडी हो जो अपने जूता भी नहीं पहन सकती। आइरिस भी कहने की कोशिश करती है कि मैं अपने जूता पहन सकती हूँ, मगर उसे वक्त रिचर्ड धमकी देता है कि जल्दी अपने पैरों को आगे करो। और इसे पहनकर आइरिस कहती है, वाह ये पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है, थैंक यू रिचर्ड, मैं बेकार में परेशान हो रही थी और कुछ समय पहले तुमने जो किया उसके लिए भी शुक्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इस बैंक्वेट में आओगे। रिचर्ड भी कहता है, ये रॉयल बैंक्वेट है, मुझे एक ना एक बार तो आना ही था, और क्या तुमने सुना नहीं कि मैं मैजिक टॉवर का सक्सेसर बन चुका हूँ? जो सुनकर आइरिस भी कहती है, कांग्रेचुलेशन, ये बहुत ही अमेजिंग है, मगर मनी मत सोचती है ये तो होना ही था, और मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले कांटेक्ट नहीं किया। रिचर्ड भी कहता है, जो भी हो तुम सेफ हो यही काफी है मेरे लिए, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे बारे में पहले न्यूज़पेपर से जानूंगा। और क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे पे यकीन कर सकते थे, इसलिए तुम्हारे पास कोई रीजन होगा मुझे इतना दिनों तक ऐसे वेट कराने के लिए। मैंने सही कहा ना? जो सुनकर आइरिस कुछ देर तक ऐसे हिली हुई थी, उसके बाद कहती है, माफ करना, ऐसा कोई भी रीजन नहीं था मेरे पास। रिचर्ड भी कहता है, तुम्हें ऐसे बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेम नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। और इन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जगह नहीं पसंद, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और मैं पीटी श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये पसंद आएगा। मगर उस वक्त बाहर के हॉल में लुसिलैंड भी आ चुका था, और दूसरी तरफ रिचर्ड कहता है, बोलो तुम्हें कौन सी जगह पसंद, जंगल, रेगिस्तान या आसमान? सो बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? इस दुनिया में मैजिशियन एक गॉड की तरह है, जो चाहे वो कर सकते हैं। और इनके सामने एक सोल्जर डॉलता है जो आगे बढ़कर आइरिस को एक व्हाइट रोज ऑफर करता है, और उससे वक्त बाहर जहाँ पर लुसिलैंड इस तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता है, तो यहाँ पर हो तुम, अगर तुम मैजिक टॉवर के मालिक भी हो तब भी तुम ऐसा नहीं कर सकते जो इम्पॉसिबल है। और जैसे कि देवी आर्मा ने मुझसे कहा है, इसका किस्मत पहले से ही लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ तस्वीर के अंदर जहाँ पर आइरिस कहती है, ये असली सुनो है, ये काफी अमेजिंग है, क्या ये सब कुछ तुम्हारा मैजिक है? रिचर्ड भी कहता है, हाँ ये एक इल्यूजन मैजिक की तरह है, मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। और आइरिस भी सामने से इस डॉल को कहती है, शुक्रिया इस रोज के लिए, और डॉल भी सैल्यूट करके चला जाता है। और आइरिस भी कहती है, क्या तुमने देखा, ये काफी प्यारा था, इस डॉल ने मुझे रोज दिया और सैल्यूट करके निकल गया। रिचर्ड भी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? आइरिस भी कहती है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये काफी अमेजिंग था। रिचर्ड भी कहता है, क्या तुम अभी मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीजें दिखा सकता हूँ, और मैंने सुना कि तुम हमेशा घर पे बंद रहकर पढ़ती रहती हो, क्या तुम्हें ये थका नहीं देता? और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें इन सब चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और तुम जब चाहे तब मेरे साथ खेल सकती हो, और आज पूरा दिन हम एक साथ ही गुजारेंगे। आइरिस भी कहती है, आज नहीं रिचर्ड, मेरे दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर रिचर्ड भी कहता है, कौन से दोस्त? जो सुनकर आइरिस भी कहने वाली थी कि ऐसा है, मगर उसी वक्त बगल से ये ट्रॉल कहता है, सेकंड प्रिंस इनुश और लेडी लिलियन, ये दोनों आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जाने का समय आ चुका है मास्टर। जो देखकर आइरिस हिल जाती है और कहती है, क्या तुमने ये देखा, इस ट्रॉल के अंदर खुद का जान है? रिचर्ड भी कहता, मैं ये सोच ही रहा था कि यहाँ पर कौन आ सकता है, तो ये तुम हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं लुसिलियन। और लुसिलियन कहता है, मास्टर सेकंड प्रिंस इनुस आपको ढूंढने जा रहे हैं और सभी आपके लिए परेशान है। रिचर्ड भी कहता है, मैंने पहले आइरिस को बोरो किया है, इसलिए जा जाकर बताओ उनको कि हम दोनों किसी जरूरी बातों के बीच हैं। लुसिलियन कहता है, क्या ये फनी नहीं है कि बाहर का कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा कि मैं भी तुम्हें सेफ नहीं कर पाया क्योंकि तुमने दरवाजे को अच्छे से छुपाया है। रिचर्ड कहता है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, तुम्हें जय को ढूंढ नहीं पाया क्योंकि तुम्हारा मैजिक कमजोर है। मगर लुसिलियन कहते हैं, तुम नहीं बदले, तुम अभी भी सेम हो, अपने इस फीके एटीट्यूड और अपने इस छोटे से मैजिक को लेकर घमंड। रिचर्ड भी कहते हैं, तुम भी सेम हो, बड़ी बड़ी बातें और आइरिस के पीछे कुत्ते की तरह घूमना, तब में तो आइरिस को मुझसे अलग करके दिखाओ, क्योंकि आइरिस ने भी प्रॉमिस किया कि ये आज पूरा दिन मेरे साथ ही गुजरेगी। मगर इन सब के बीच आइरिस कोमा में चली जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा मैंने इसे माना किया था, क्या ये सुन भी रहा था? मगर जो भी हो, मैंने रिचर्ड को कुछ ज्यादा ही अवॉइड किया है, इसे जरूर बुरा लगा होगा, इसलिए सॉरी इनुश। इसलिए कहती है, सॉरी लुसिलियन, मगर मुझे रिचर्ड से कुछ बातें करना है, क्या तुम इनुश को मेरी अपोलॉजी पहुंचा सकते हो? रिचर्ड भी हंसते हुए कहता है, क्या तुमने ये देखा, बम बम मेरे साथ रहना चाहती है, इसलिए निकलो यहाँ से। जो सुनकर लुसिलियन भी कुछ शांत रहकर कहता है, जैसा आप चाहो मास्टर, मैं सेकंड प्रिंस इनुस तक ये पहुंचा दूंगा, तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। जो देखकर रिचर्ड भी कहते हैं, क्या अनोइंग लड़का था, आई होप कि मेरी जिंदगी से भी ये ऐसे ही मिट जाए। इसके बाद रिचर्ड अपनी मैजिक से आइरिस को हवा में उड़ाते हुए कहता है, तो चलो चलते हैं बम बम। आइरिस में पूछते हैं, मगर कहा? रिचर्ड भी कहता है, तुम बहुत जल्द जान जाओगी। इसके बाद रिचर्ड आइरिस को अपने कमरे में ले जाता है, जो देखकर आइरिस भी हिली हुई थी कि ये कौन सी जगह है, और मनी मन हिली हुई थी, क्या ये सब कुछ इसने मेरे लिए सजाया है? उसी वक्त रिचर्ड भी कहता है, बम बम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है। आइरिस भी कहती है मुझे, और मनी मन सोचती है कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। और कुछ देर बाद सामने का नजारा देखकर आइरिस भी हैरान थी, और रिचर्ड भी पूछता है, क्या ये सुंदर है ना? और आइरिस भी कहती है, क्या ये मैं हूँ? शुक्रिया रिचर्ड, और ये कमरा भी बहुत ही सुंदर है। जो सुनकर रिचर्ड भी कहता है, ये कुछ भी नहीं है, इतने सालों तक मैंने तुम्हारे इंतजार में ये सब कुछ बनाया है, और कुछ ही दिन पहले ये
खत्म हुआ, तुम्हें ये पसंद आया, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे इंतजार में था कि तुम्हारी तरफ से शायद एक लेटर आ जाए, ये तुम ही वापस आ जाओ मेरे लिए। और सबसे मुझे लगता था कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे इंतजार में था कि तुम वापस आ जाओ। उसी वक्त आइरिस भी कुछ कहना चाहती थी मगर शांत हो जाती है। उसी वक्त रिचर्ड फिर से कहता है, फिर मैंने तुम्हारे पॉपुलैरिटी के बारे में सुना और ये भी अफवाह सुना कि तुम एक ड्रैगन हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें काफी मिस किया और तुमने जो कहा कि तुम मेरी फैमिली हो, क्या ये सब कुछ एक झूठ था? जो सुनकर आइरिस चौंक जाती है और इसे याद आता है जब रिचर्ड ने कहा कि हम एक फैमिली है, तो आइरिस ने भी हमें जवाब दिया था। उससे वक्त रिचर्ड भी मन ही मन ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए हम एक फैमिली है और हमें शुरुआती को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचर्ड कहता है, आज से तुम्हारा नाम बम बम है और तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुमने भागने की कोशिश किया कहाँ से भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और इसी ख्याल में आइरिस कहती कि 5 साल तक इसने मेरे लेटर के इंतजार में रहा, इसे जरूर बहुत बुरा लगा होगा। उसी वक्त रिचर्ड कहता है, आइरिस कहीं मत जाओ, बम बम प्लीज मेरे साथ ही रहो। मैंने यह कमरा खास तुम्हारे वापस आने के लिए बनाया है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ दूंगा और अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे भी संभाल लूंगा क्योंकि तुम मेरे पहला फैमिली हो। जो सुनकर आइरिस कुछ देर शांत रह के कांपती हुई आवाज में कहती है, रिचर्ड मुझे माफ करना, आपसे मैं तुम्हारी फैमिली बनकर नहीं रह सकती क्योंकि इस वक्त मेरी भी एक फैमिली है जो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो सभी अभी भी मेरे इंतजार में है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर हर रात सोने से पहले आइरिस प्रे करती थी कि इसकी फैमिली इसको सच में प्यार करे और यही सोचना इसको शांत करती थी। और यही सोचना था आइरिस का कि मेरी तरह इसका भी फैमिली बनना मैटर करता है, इसलिए कहती है माफ करना रिचर्ड, मैंने बिना सोचे समझे फैमिली बनने का प्रॉमिस किया था तुमसे। जो सुनकर रिचर्ड भी कहता है, बेवकूफ कहे कि ये मत सोचना कि तुम्हारे ये कहने से मैं तुम्हें माफ करूंगा। उस वक्त आइरिस भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, रोते हुए कहती है मुझे माफ करना। रिचर्ड भी कहता है बेवकूफ कहे कि तुम सच में एक बेवकूफ हो। इसका कुछ समय बाद जहाँ पर रिचर्ड कहता है ठीक है मैं आज से तुम्हें फैमिली बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। जो सुनकर आइरिस भी खुश होकर कहती तो ठीक है आज से हम दोनों दोस्त हैं, मगर रिचर्ड कहता है नहीं मुझे नहीं बनना। जो सुनकर आइरिस कहती है क्या, मगर रिचर्ड कहता है इसके बदले ऐसा क्यों नहीं करते कि हम तो शादी कर लेते हैं। जो सुनकर आइरिस पूरी तरीके से जम जाती है कि ये भी तो एक फैमिली बनना ही हुआ। और आइरिस पूछती है कि क्या कहा तुमने। रिचर्ड भी कहते हैं मुझसे शादी इतने कहते हैं बगल से ब्लू फिल्म का ब्लास्ट होता है और इसी धमाके के पीछे से कोई कहता है मुझे हंसाओ मत, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है तो तुम अपने अगले लाइफ में अकेले ये करना। जो देखकर आइरिस कहती है डैड आप यहाँ, और रिचर्ड का नजर चला जाता है अपने डिस्ट्रॉय हुए तस्वीर के ऊपर जो देखकर ये भागते हुए वहां निकल जाता है। और पीछे से अर्नो कहता है तो उसे सही कह रहा था आइरिस, क्या तुम ठीक हो? आइरिस भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर डैड आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? अर्नो भी कहता है मैंने तुम्हारे ये एरोगेंट नौकर से सुना है और सच में यूजफुल था। और उसी वक्त दूसरी तरफ रिचर्ड काफी परेशान था कि ये मेरे कई सालों का मेहनत था। और आइरिस भी कहती है वो मेरा नौकर नहीं, वो मेरा दोस्त है और उसका नाम लुसिलियन है। मगर अर्नो कहता है आइरिस तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये डैड सब कुछ संभाल लेगा। किडनैपिंग और अटेम्प्टेड मर्डर करने की कोशिश, यहाँ इमीडिएट जस्टिस देना जरूरी है। जो सुनकर आइरिस कन्फ्यूज थी कि यहाँ पर मर्डर काज है। उसी वक्त अर्नो अपने पुराने इविल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम ज्यादा रहो तो तुम पानी की कमी की वजह से मर भी सकते हो, इसलिए मैं अभी इस चूजे को देख लूंगा। जो देखकर आइरिस भी रुकने की कोशिश करती कि डैड पहले मेरी बात तो सुनो, मगर अर्नो अपना अटैक तैयार कर लेता है। मगर उसी समय दूसरा अटैक आकर अर्नो के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है जो था रिचर्ड का डैड, जो कहता भी है मैं शांत बैठा था मगर तुम्हें तो परेशानी खड़ी करना है ड्यूक इटम। मैंने कई सारे तुम्हारे इस ट्रबल बिहेवियर को नजरअंदाज करता आ रहा हूँ मगर इस बार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मगर उससे वो खुद को शांत करके कहता है माफ करना इसे, मगर अर्नो तो शांत बैठने वालों वैसे नहीं थे, इसलिए कहता है कई दिनों बाद मिल रहे हैं ड्यूक कॉलन, तुम्हारे बेटे को लेकर प्यार तो पहले जैसा ही है, मगर तुम्हारे इस बेटे ने मेरे बेटे को किडनैप और अटेम्प्टेड मर्डर करने की कोशिश किया तो मुझे तो आना ही था। ड्यूक कॉलन भी कहता है फिर से शुरू हुआ तुम्हारा ये बेसलेस एलिगेशन, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर तुमने तो अपने बेटी के सामने मेरे बेटे के ऊपर मैजिक यूज करने की कोशिश की, तुम सच में अनफिट हो पेरेंट्स बनने के लिए। अर्नो भी कहते हैं असली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगा, जो मैं करता आ रहा हूँ। जो सुन के कॉलन भी कहता है कि इसलिए क्या तुमने एडॉप्शन पेपर चोरी किया, वो भी मेरे घर से, उसके ऊपर राजा को भी धमकी दी इस बात को दबाने के लिए। आर्नो भी कहता है अभी तुमने भी शुरू किया ये बेसलेस एलिगेशन लगाना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इस चोरी के बाद सुनकर आइरिस का चेहरा देखने लायक था, मगर उसी वक्त आर्नो कहता है यही तो खास बात है कॉलन फैमिली का, लॉजिक छोड़कर इमोशन पे ज्यादा ध्यान देते हो, जिस वजह से मेरे प्यारे स्वीट बेटी को चुराने की कोशिश किया है तुमने। ये सब कुछ देखकर आइरिस भी रोकने की कोशिश करती है इन दोनों को, मगर कोई भी फायदा नहीं। उसी वक्त ड्यूक कॉलन भी कहता है मेरा बेटा और भी ज्यादा क्यूट, अडोरेबल और प्यारा है, मगर आइरिस भी कुछ कहने की कोशिश करती है मगर फिर से इग्नोर किया जाता है इसे। और कॉलन की इस बात को सुनकर आर्नो सीधे अटैक कर देता है और इनके बीच आने वाली सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर रिचर्ड को भी परेशान हो जाता है कि मेरे सभी बम बम डॉल, और ये सुनकर आइरिस भी कंफ्यूज क्या ये सच में मैं हूँ। और रिचर्ड डॉल के दूसरे टूटे हुए हाथ को ढूंढने जा रहा था और इन दोनों के बीच की लड़ाई अभी भी चल ही रहे थे कि इसका हिम्मत कैसे हो कि इसने मेरी 10 साल की प्यारी बच्ची को प्रपोज किया। दूसरी तरफ आइरिस सोचे जा रही थी कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये सब रुकना होगा, जिस वजह से जोर से चिल्लाकर कहती रुको, और इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन एनर्जी रिलीज होता है जो देखकर ये दोनों ही रुक जाते हैं। और आइरिस भी कहती है
पहले शांत होकर मेरी बात को सुनो ड्यूक कार्नो, मैंने एग्री नहीं किया था अडॉप्शन के लिए। मैंने कहा था मैं इस बात पे सोचूंगी, और ये सब कुछ शुरू हुआ आपके वजह से, बिना मेरे परमिशन के मुझे अडॉप्ट करने के लिए। जो सुनकर रिचर्ड भी गुस्से में कहता है, डैड का ये सच है, आपने कहा था कि आइरिस खुशी खुशी हमारे साथ रहना चाहती है। जो सुनकर ड्यूक कोलिन भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और दूसरी तरफ आइरिस कहती है, डैड मैं किडनैप नहीं हुई थी, ना ही मैं रोने से मर जाऊंगी, और मैंने कहा था कि मैं आज पूरा दिन रिचर्ड के साथ ही गुजरूंगी, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप इनसे लड़ो। और मुझे पता है कि डैड आप मुझे ढूंढ रहे थे, जैसे कि रिचर्ड के पास उनका फैमिली है और मैं इटम फैमिली से हूँ, जिसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने भूल को मानकर हम ये बंद करें। जो सुनकर आर्नो भी कहता है, तुमने सही कहा, हम बड़े हैं तो हमें बड़ों की तरह ये सुलझाना चाहिए था, मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना था, इसलिए बोलो तुम क्या चाहती हो। आइरिस भी कहती है, मैं रिचर्ड के साथ बैंक्वेट हॉल में वापस लौटना चाहती हूँ, और रिचर्ड के पास जाकर हाथ बढ़ाकर कहता है कि मेरे साथ वापस लौटना चाहोगे। जो सुनकर रिचर्ड भी अपना हाथ बढ़ाता है, मगर अगले समय अपने हाथ को रोक लेता है, उसके बाद उठकर भागते हुए यहाँ से निकल जाता है। जो देखकर आर्नो कहता है, सही कहा, ये सिर्फ एक बच्चा है, पता नहीं इसका परवरिश किस कदर ने किया। ड्यूक आर्नो भी कहता है, तुमने अभी धीरे से क्या कहा। आर्नो भी बातों को घुमाकर कहता है, आइरिस मैं तुम्हें वापस भेजता हूँ, और मुझे ड्यूक कार्नो के साथ कुछ जरूरी बातें करना है, और इसी के साथ मुझे इस अपने कमरे को भी डिस्ट्रॉय करना है। जो देखकर ड्यूक कार्नो भी कहता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुम्हारा यही कहना है, तो चलो आज ही ये सब कुछ निपटा दे। आर्नो भी कहता है, क्या ये तुम्हारा आखिरी वार्ड है, और ऐसे ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। आइरिस पे मनी मन रोने लगती है कि रुको, फिर से नहीं। और दूसरी तरफ बैंक्वेट में जहाँ पर ये बंदा कहता है जिसका मैं इंतजार था, ये केक आ चुका है, तो बिना देरी न करके काउंटडाउन शुरू करते हैं, और 3, 2, 1 काउंटडाउन खत्म होते ही उसी के साथ सीधा केक के ऊपर आइरिस टेलीपोर्ट होकर चली आती है। जो देखकर मेरा तरह इनुश भी अपना हंसी को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ आइरिस अभी भी हैरान थे कि ये सब चल क्या रहा है। जो देखकर लीला भी कहती है, लगता है ये छोटे भाई का काम है। कार्नो भी कहते हैं, ये बहुत ही शर्मदायक है। उससे वक्त आइरिस कंफ्यूज थी कि ये क्या कहे या क्या करे, इसलिए कहती है, मैं हूँ आइरिस इटम। इसके बाद अगले दिन बैंक्वेट में जहाँ पर ये दोनों वेट कर रहे थे कि अभी तक केक लेडी नहीं आई, उसी वक्त आइरिस भी चली आती है, और मनी मन सोचती है कि कल हुए कांड के बाद आर्नो को बहुत कुछ सुनना पड़ा, और पूरे दिन के लिए हाउस अरेस्ट में भी रखा गया था। और आइरिस मनी मन ठान लेती है कि कई हफ्तों से ये इसी दिन की तैयारी में लगी हुई थी, आज इसे प्रॉपर लेडी बन के रहना है। मगर उससे वक्त आइरिस को कोई बुलाता है कि हेलो, मेरा नाम बॉर्न बैरोन है, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी इटम। जो सुनकर आइरिस भी कहने वाली थी कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ, मगर बीच में लीला आ जाती है जो कहती है, बॉर्न आप भी यहाँ पर हो, मेरे हस्बैंड शायद आपसे बातें करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। बॉर्न भी कहता है, आप तो शायद लेडी लीला हो ट्रेडिंग गिल्ड से, मगर लीला से खींच के ले जाती है कि हमारे पास समय नहीं है। और बॉर्न कहते रह जाता है कि मगर मुझे लेडी इटम से कुछ बातें करना है, और जाते हुए लीला भी अपने आंख मार के कुछ इशारों में कह के चली जाती है। जो देखकर आइरिस भी कंफ्यूज थी। इसके बाद आइरिस के करीब जो भी आने की कोशिश करता था, आइरिस का कोई एक फैमिली मेंबर आकर उसे दूर लेकर जाने लगे। और ये सब कुछ देखकर आइरिस तो पहले कंफ्यूज थे कि ये सब चल कर रहा है। उसके बाद ये समझने लगे कि सभी इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सभी में ये अफवाह की तरफ फैल चुका था कि आइरिस एक असली की ड्रैगन है, जिस वजह से सभी अपने कनेक्शन के थ्रू आइरिस के करीब बनने की कोशिश कर रहे थे। जिसे रियलाइज करके आइरिस भी मन काफी खुश होती है कि ऐसा लगता है फैमिली का होना, सभी लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, और अपने आसपास देखकर सोचती है कि फिलहाल के लिए मुझे कहीं पर जाकर छुप के रहना चाहिए। मगर उससे वक्त पीछे से लूसिलिन आ जाता है, जो प्रॉपर तरीके से नीचे बैठकर ग्रीट करते हुए कहता है कि काफी समय बाद मिल रहा है मास्टर। जो देखकर आइरिस मनी में समझ जाती है कि सभी लोग हमें देख रहे, इसलिए कहती भी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मगर हम तो कल ही मिले थे। जो सुनकर लूसिलिन एक पप्पी की तरह कहता है कि बिना आपको देखे एक दिन एक महीने का जितना है मास्टर। जो देखकर लोग भी गॉसिपिंग करने में लग जाते कि मैंने सुना कि इस लड़के ने 20 लोगों को आजाद करने में मदद किया था, मगर इसके ऐसा लड़का इटम फैमिली के बच्चे के सामने सिर क्यों झुका रहा है। और उससे वक्त आइरिस लूसिलिन को उठने के लिए कहती है, और मनी में सोचती है कि मुझे जल्दी से ऐसे निकलना होगा। मगर उसी वक्त पीछे से रिचर्ड आ जाता है, जो कहता है, बम बम कल के लिए मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, मैंने ये खुद के हाथों से बनाया है। जिसे लेकर आइरिस भी कहती है, रिचर्ड का तुम्हारा घर ठीक है, कल जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। रिचर्ड मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, वो एक न एक दिन समझ जाएंगे। आइरिस भी कहती है, क्या कहा तुमने। लूसिलिन भी पूछता है, मास्टर से कहने का मतलब क्या है। मगर उसी वक्त पीछे से इनुश चला आता है, जो कहता है, मेरे बिना तुम सभी एंजॉय कर रहे हो। जिसे देखकर आइरिस भी काफी खुश थी कि योर हाइनेस। मगर इनुश कहता है, लूसिलिन तुमने मुझे देखकर ग्रीट क्यों नहीं किया। लूसिलिन भी कहते हैं, सॉरी योर हाइनेस, मैंने आपको देखा नहीं। इनुश भी कहते हैं, तुम अनग्रेटफुल ब्रैट कहिए। उसी वक्त जैसे कि आइरिस की एबिलिटी ये दूर के बातें भी सुन पाती है, जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे, जैसे कि हमें लगा था सभी लोग इस ड्रैगन के पीछे ऑब्सेस्ड है, और एटम फैमिली के लोग तो इसके करीब भी नहीं जाने देते। और मैंने सुना कि अगर तुमने ड्रैगन के खून पी लिया तो तुम्हें इमोर्टलिटी और ताकत मिलेगा। ये सब सुनकर आइरिस थोड़ी सी मायूस थी, जिसे देखकर इनुश भी कहते हैं, आल्टे की गुड़ी ऐसा क्यों नहीं करती, मेरे साथ चाय पीने चलो, मैंने एक टी पार्टी अरेंज किया है, और ये टी पार्टी उसी जगह पे जहाँ पर तुमने हमें गिफ्ट दिया था, वहाँ पर लीला भी हमारे लिए इंतजार कर रही है। जो सुनकर ये दोनों भी कहते हैं कि मास्टर बम बम हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। इनुश भी कहते हैं, मुझसे भी तो पूछ लो। आइरिस भी मुस्कुराकर कहती है कि चलो एक साथ चलते हैं। इसके कुछ घंटे बाद जहाँ पर आइरिस टहलती हुई सोचती है कि कितने समय बाद हम सब एक साथ थे, ये काफी फन था, और चलती हुई ये उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर इसने टीचर के भाई को बचाया था। और आइरिस इससे खेल में खोई थी कि मैं उससे पहली बार यहाँ पर मिली थी, और वो बैंक्वेट में भी नहीं था, क्या वो यहाँ से चला गया।
मगर उसी वक्त ये भी भूत की तरह चला आता है कि हेलो माय लेडी, तो आप भी यहाँ पर हो। जो देखकर आइरिस चौंक जाती है कि तुम, और सामने से ये भी कहता है कि आपसे फिर से मेरे को अच्छा लगा माय लेडी। आइरिस से पूछती है मैंने तुम्हें बैंकॉक में नहीं देखा, मुझे लगा था तुम शायद चले गए। सामने से ये भी कहता है मेरा हिम्मत नहीं हुआ बैंकॉक में जाने का, मगर ये लो आपका हैंकरचिप। आइरिस भी कहती है मैं से भूल ही गई थी, शुक्रिया, और क्या तुम पूरे समय यहाँ पर ही थे। ये भी कहते हैं सच बताऊं तो मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है, वो भी अकेले में। आइरिस भी कहती है तो तुम्हें क्या कहना था मुझसे। सामने से ये भी कहते हैं कि इसमें कभी समय भी लग सकता है, तो आइरिस भी कहती है कोई बात नहीं। तो ये भी कहना शुरू करते हैं कि जैसे कि आपको पता है हम एक लोअर क्लास रॉयल फैमिली से हैं, और मेरे बड़े भाई के सिवाय मेरा और कोई भी फैमिली नहीं है, और जब हम छोटे थे तो मेरे बड़े भाई खो गए, तब से मैं अकेला हूँ। और मैंने लोगों से सुना है कि आइरिस सिस्टम एक ड्रैगन है और ड्रैगन के पास पावर है किसी के भी विश को पूरा करने का। इसलिए अगर आप एक असली का ड्रैगन है तो मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मुझे अपने बड़े भाई को ढूंढना है। आइरिस से पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई का नाम क्या है। ये भी कहता है मेरे बड़े भाई का नाम हियर रोसमेंट है। और यही बात आइरिस को हिट करता है क्योंकि कहानी के हिसाब से बैरन फैमिली में एक दिन अचानक से एक मिस्टीरियस सा फायर फैल चुका था, और इसी फायर की वजह से बैरन और उसकी पत्नी चल बसे और पीछे छोड़ गए उनके 2 बेटे, और इनमें से जो बड़ा बेटा हियर रोजमैन, ओरिजिनल कहानी के हिसाब से ये फायर और ये इंसिडेंट्स के पीछे इसका ही मास्टरमाइंड था। और उसी रात को ये स्टेट छोड़ के चला गया और जाकर ब्रैडमून गिल का हेड बन गया, और इसके ऊपर ब्रैडमून गिल को सबसे बड़ा गिल बनाने के सिवाय ये सबसे बड़ा विलेन भी बन गया। मगर इसका छोटा भाई फील रोजमैन का कुछ अलग ही स्टोरी था, क्योंकि ये अपने बिलियन बड़े भाई के ऑपोजिट एक साधारण सा बच्चा था, जिस वजह से फैमिली की आंखों में इसका कोई वैल्यू नहीं था। और इसी बात को समझाने के लिए इसके पेरेंट्स इसको कमरे में बंद रखते थे, भूखा रखते थे, और छोटे छोटे बात पे इसे मारते थे ताकि इसे समझ आए कि ये कचरे के सिवाय फैमिली में कुछ भी नहीं है। मगर एक रात को फायर में ये दोनों चल बसे, इसके टॉर्चर से ये बच गया, मगर उसी रात इसका भाई भी खो चुका था। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो फैमिली हेरिटेज था वो भी रिश्तेदारों ने इससे छीन लिया। अभी ठंड में इसका फैमिली नाम के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसलिए आइरिस इसकी तरफ देखकर सोचती है गाँव का एक फॉरेन नोबल इस रॉयल बैंकुट में आने के लिए इसने कितना कुछ सहा होगा, ताकि ये उसी भाई को ढूंढ सके जिसने इसको छोड़ के चला गया, और सभी लोगों में इसका भाई हियर रोसमैन को ही होना था। उसी वक्त ये भी कहता है मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। उससे वक्त आइरिस भी कहती है मैं मदद करूंगी, जो सुनकर ये भी कहता है सच में। आइरिस भी कहती है मगर मैं तुम्हारे भाई को नहीं ढूंढूंगी, मैं मदद करूंगी अपने तरीके से। इसके बाद बैंकुट के तीसरे दिन जहाँ पर आइरिस हैरान होकर कहती है ये सब क्या है। जिलजी भी कहती है ये गिफ्ट है माय लेडी, वो भी आपके लिए, जो सभी फैमिली रॉयल बैंकुट में नहीं आ पाए उन्होंने भी गिफ्ट भेजा है आपके लिए। और ऐसे ही गिफ्टों का पहाड़ बढ़ते चले गए, मगर लोगों का फॉलो और अटेंशन ये कभी नहीं कमा, और आइडियाज की वजह से गेस्टों से ग्रीट करना और इम्पोर्टेंट मीटिंग और भी ज्यादा बढ़ गए। जिससे मेरा एक सवाल है कि अंकल आप आज रात के मेरे देखभाल के लिए क्यों आए हैं। कार्नो भी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से मैं कितने बिजी हो चुका हूँ। आइडियस भी कहती है ऐसा है तो लुसिलेन को मेरे देखभाल के लिए भेज देते। उससे वक्त फिर से आइडियस का एक फॉलोअर आ जाता है, जो देखकर कार्नो भी कहते हैं ये रिडिकुलस है, मुझे फिर से किसी को ग्रीट करना होगा। आइडियस भी कहती है जो बंदा इतना ज्यादा कंप्लेन करता है मगर सबसे पहला व्यक्ति यही चला आता है, तो आप ऐसा क्या कहते हो कि लोग तुरंत चले जाते हैं। जो सुनकर कार्नो भी कहते हैं मैं थियोलॉजी के बारे में बातें करता हूँ। जो सुनकर आइडियस भी हिल जाती है कि थियोलॉजिकल गुरु कौन ऐसी चीजों को सुनना चाहेगा जिनको उनको परवाह नहीं है। उससे वक्त कार्नो कहता है आइरिस क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहती हो। आइरिस भी कहती है हाँ हाँ मैं समझ गया, और मनी मन सोचती है मैं हमेशा इनके सेफ्टी में तो नहीं रह सकती, मुझे कहीं पर जाकर छुपना होगा, और मुझे पता है ऐसा जगह जहाँ पर कोई नहीं जाता। और आइरिस सीधा लाइब्रेरी में चली जाती है कि कौन होगा ऐसे उल्टे दिमाग का जो बैंक्वेट के दिन पे पढ़ने के लिए आता होगा। जिससे आइरिस बहुत ही खुश थी कि ये परफेक्ट प्लेस है मेरे लिए, और वैसे भी मैं एक चीज को लेकर क्यूरियस थी, वो है नोबल लिलियंस ऑफ एम्पायर, जहाँ पर ये टीचर के फैमिली के बारे में यानी हाउस रोज मेरियन फैमिली के बारे में और उनके रिलेटिव के बारे में जान पाएगी। मगर आइरिस उस पन्ने को देखकर हैरान थी क्योंकि किसी ने स्पेस को फाड़ दिया था, जिस वजह से आइरिस कंफ्यूज थी पता नहीं किसने ये करा होगा। उसी वक्त पीछे से टीचर आ जाता है जो कहते हैं ओ डियर पता नहीं किसने ये करा होगा। जो देखकर आइरिस घबरा जाती है और बुक को सुपाते हुए कहती है टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सुनकर ट्यूटर भी कहते हैं मुझे पर्सनल इन्विटेशन मिला था अपने पुराने वर्क प्लेस से, मगर जैसा कि मुझे लगा था ऐसा इवेंट मेरा कंफर्ट का नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। जो सुनकर आइरिस भी कहती है ऐसा है, मगर मनी में सोचती है झूठ बोल रहा है, ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर चला आया। मगर ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह है मुझे इसके छोटे भाई फील को लेकर बात करने का। इसलिए आइरिस कहती है टीचर मेरे ख्याल से आपका एक छोटा भाई है जिसका आप देखभाल करते हो, क्या वो आपके साथ नहीं आया। क्योंकि मैंने एक लड़के को देखा जो बिल्कुल ही आपके तरह दिखता है, उसका नाम शायद फील रोसमेंट है, मगर मैंने नोटिस किया कि आप दोनों का आखिर का नाम मेल नहीं खाता, ये बहुत ही अजीब है। और वो अपने खोए हुए बड़े भाई को ढूंढ रहा था, और मुझे समझ नहीं आता कि कौन ऐसा होगा जो अपने छोटे भाई को ऐसे छोड़ के चला जाएगा। टीचर भी कहता है लगता है तुम दोनों ने काफी जम के बातें किया है। जो सुनकर आइरिस भी कहती है हाँ उसने अफवाह सुना और मदद मांगने के लिए चला आया, उसमें हम उसे दोष नहीं दे सकते, जिस भाई के ऊपर उसने भरोसा किया था उसने उसको छोड़ के चला गया। और मैंने शायद उसके भाई का भी नाम सुना था, उसका नाम हियल रोसमेंट है। जो सुनकर टीचर भी अपना चश्मा उतरते हुए कहता है माय लेडी तो क्या हम ये एक्टिंग बंद कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।